वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं, हमारे वीडियो में खून खराब रोमांटिक सीन 18+ मोमेंट है। अगर आप लोग बच्चे हो तो प्लीज इस वीडियो को मत देखना, और अगर देखना चाहते हो तो प्लीज अपने पेरेंट की परमिशन ले लेना। एंड वीडियो एंजॉय। CH91 क्लूलेस रणविजय। अब तक आपने पढ़ा कि कशिश क्रिस्टीना को अपनी कंपनी ज्वाइन करने का ऑफर करती है और उसके बाद रणविजय के साथ घर आने पर उसे 2 अलग लोग मिलते हैं। अब आगे कशिश ने अपना मुंह कवर करके हंसते हुए कहा, एक गे नोबल जिसमें लड़कों के बीच रोमांस दिखाया जाता है और जिस नोबल में तुम्हारा निशांत का नाम लिखा गया उसका कंटेंट कुछ ज्यादा ही करीबी है। ये सुनते ही रणविजय का चेहरा तुरंत डार्क हो गया। एक गे नोबल उसके और निशांत के बारे में किसने लिखा है? ये सुनकर कशिश ने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे कैसे पता होगा। एलिवेटर 16 फ्लोर पर पहुंच गया। रणविजय ने कशिश का हाथ पकड़ा हुआ था और उसे छोड़ नहीं रहा था। क्या हुआ? रणविजय ने उसे अपने बाहों में खींचा और एक किस उसके फोरहेड पर करते हुए पूछा, आज बाहर जाकर तुम्हें कैसा लगा? कशिश ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, ठीक ही लगा। रणविजय ने अपना लिप्स दबाते हुए पूछा, मैं आज के बाद से तुम्हें कभी बाहर नहीं लेकर जाऊंगा। हाँ, क्यों? क्या मैंने आज कुछ गलत किया? तुम कुछ ज्यादा ही अटेंशन अट्रैक्ट करती हो। रणविजय ने सक्सेसफुली वही बात उसे लौटा दी थी जो कशिश ने उसे आज कही थी। वही दूसरी तरफ कियारा ने डिनर नहीं किया था। वही सुधा सक्सेना लिविंग रूम में उसे लेकर आई और उसे दूध देने लगी। उस काउच पर कमलेश्वरी, नीलेश और सुधा बैठे हुए थे। दिन वाला इवेंट ऑनलाइन पोस्ट हो गया था और उन्होंने ऑलमोस्ट इमीडिएटली इस बारे में पता चल गया तो उन्होंने ढेर सारे पैसे खर्च किए थे इस न्यूज को दबाने के लिए। उन्हें बस इतना पता था कि कियारा को आज कशिश ने मॉल में घुटनों पर बैठकर माफी मांगने के लिए फोर्स किया और बहुत बेइज्जती भी की। कियारा चुपचाप काउच पर बैठी हुई थी, अपना दूध का गिलास पकड़े हुए और अपना सर झुकाए हुए, मगर आंसू रुक ही नहीं रहे थे। दादी माँ, डैड, मॉम, आई एम सॉरी, मैंने एक और तमाशा क्रिएट कर दिया आज, उसने कहा। कियारा की पकड़ उसके हाथ पकड़े हुए दूध के गिलास पर मजबूत हो गई और उसके कमजोर कंधे कांप रहे थे। क्लियरली उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल टूट गया हो। अपने ऊपर ब्लेम मत लो, हमें सब कुछ हो पता है, कमलेश्वरी ने सख्त एक्सप्रेशन के साथ कहा। अगर कशिश एनिवर्सरी पार्टी में उन्हें धोखा देकर सबके सामने उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ा सकती है तो वह उससे भी बुरा कुछ करे तो कौन ही रोकेगा उसे। कियारा ने आंसू पोंछते हुए दबी हुई आवाज में कहा, मेरा हर्ष के साथ हम रिलेशनशिप हमेशा ही मेरे लिए गिल्ट का कारण रहा था मेरी बहन को लेकर, मगर अब मुझे नहीं पता कि अब क्या करना है। मेरी बहन वो इस बार बहुत ही आगे निकल गई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो टूट गई है और उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो कुछ सालों से एब्रॉड में थी और लगता है कि वहां जाकर और भी ज्यादा बिगड़ गई है। जब से हर्ष के साथ उसका ब्रेकअप हुआ है पिछले कुछ दिनों में कितनी सारी चीजें हो गई है। अगर वो अपने आप को संभाल कर नहीं रख सकती तो हमें शायद उसे फिर से एब्रॉड भेजना होगा। अगर वो इसी तरह वाइल्ड हरकत करती रही तो सक्सेना परिवार बर्बाद हो जाएगा और इसकी वजह से हमारे ही सर में दर्द हो शुरू हो गया है। कमलेश्वरी सक्सेना को आजकल पिछले कुछ दिनों से लगातार बुरे सपने आते थे और उसे हर सपने में कशिश का वह कोल्ड इंडिफरेंस और गुस्सा दिखाई देता था जो उसने एनिवर्सरी पार्टी में देखा था, और वह एक चीज जो वह कभी भूल नहीं पाती थी वह थी कशिश के कहे हुए वह शब्द, एक दिन मैं तुम लोगों को रिग्रेट करने पर मजबूर करूंगी और मैं तुम्हें तुम लोगों की आखिरी सांस तक रिग्रेट करवाऊंगी। ये सेंटेंस बिल्कुल एक बुरे सपने की तरह था जो उसे हर रोज आधी रात को जगा देता था और वह कोल्ड पसीने से भीग जाती थी। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, नीलेश तुम ये हैंडल कर लो, हम और पैसे खोना या फिर हमारी रेपुटेशन खोना अफोर्ड नहीं कर सकते। और हाँ, कियारा का बर्थडे आने वाला है तो ये बात भी दिमाग में रखना। भले ही कमलेश्वरी सक्सेना ने अपनी बातों को क्लियरली नहीं कहा, लेकिन सबको मैसेज मिल गया। नीलेश कुछ वक्त के लिए शांत रहा, फिर उसने कहा, मैं समझ गई।
ये सुनकर एक मुस्कुराहट कियारा के चेहरे पर आ गई और उसने मन ही मन सोचा, कशिश इतना घमंड करने का क्या ही फायदा। जिन चीजों की तुम्हें फिक्र है या फिर जो भी चीजें तुम्हारी प्यारी है, अब वो सब मेरे हाथों में आने वाली है। यहाँ तक कि तुम्हारी आखिरी उम्मीद और तुम्हारी आखिरी चीज, मुझे डर है कि तुम सब कुछ खो दोगी। वही अगली सुबह 9 बजे दो लोग वैदेही जी के रावत विला में पहुंचे। वैदेही जी यार्ड में ही उनका इंतजार कर रही थी और कशिश को रणविजय के साथ हाथ पकड़कर आते हुए देखकर उनका चेहरा तुरंत खिल गया और उनके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। रणविजय ने उन्हें ग्रीट किया, गुड मॉर्निंग दादी माँ। तो कशिश ने भी पीछे से कहा, गुड मॉर्निंग दादी माँ। कशिश, वैदेही जी ने तुरंत आकर कशिश का हाथ टाइटली पकड़ लिया और खुश होकर जवाब दिया। कशिश ने एक ऑकवर्ड स्माइल दी और रणविजय, जिसे कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया गया था, बस उसने अपने लिप्स दबा लिए। वैदेही जी कशिश के पेट की तरफ खुश होकर देख रही थी, जैसे वह डायरेक्टली अपने पर पोते को देखने की कोशिश कर रही हो। उनकी यह हरकत देखकर लीला आंटी जो बगल में खड़ी थी, उन्होंने हेल्पलेस होकर कहा, मैडम। हाँ, वैदेही जी ने जवाब दिया, लेकिन उनकी नजरें अभी भी कशिश के पेट पर फिक्स थी और उन्होंने अपनी नजरें वहां से नहीं हटाए। लीला आंटी ने हेल्पलेसली गहरी सांस छोड़ी और वैदिक जी से बोली, अंदर चलिए रणविजय सर और मिस कशिश। ऑल राइट, कशिश बोली और ऑलरेडी I'm sorry, but you ran out of Voices AI credits. Fill it up and you can generate even more ultra-realistic AI audio with me. व्हीलचेयर को पुश करते हुए घर के अंदर ले जाने लगी। सब लोगों ने थोड़ी देर बात की और किचन का स्टाफ लंच तैयार कर रहा था। कशिश जाकर मदद करना चाहती थी खाना बनाने में और वैदेही जी ने भी इस बार उसे रोका नहीं। फिर कशिश के जाने के बाद इस मौके का फायदा उठाते हुए उन्होंने रणविजय को साइड में बुलाया और सॉफ्टली पूछा, हे किडो, क्या इस साल के अंत तक मुझे मेरा पर पोता या फिर पर पोती मिल जाएगी? साल के अंत तक? क्या इसका मतलब यह नहीं हुआ कि कशिश को अब तक प्रेग्नेंट होना चाहिए? रणविजय ने एलिगेंटली अपनी चाय का कप लेते हुए इनडिफरेंटली जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। उसके इंडिफरेंट एटीट्यूड को देखकर वैदेही जी हैरान हो गई और उन्होंने पूछा, क्या तुम लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे हो? रणविजय को कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने कहा, नहीं तो। वैदेही ने अपनी चाय का कप तेजी से पकड़ते हुए कहा, क्या कशिश की तबीयत ठीक नहीं है? नहीं। तो क्या फिर तुम्हारी वजह से? वैदेही जी ने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी, मगर रणविजय ने उन्हें एक कोल्ड लुक दिया तो उन्होंने अपने होंठ दबा लिया और मुंह बंद कर लिया। अपने पोते के जेंटल और रेस्टिनेटेड डोमोनो को देखकर उन्हें नहीं लगा कि उसमें कोई कमी है। इसलिए वैदिक जी ने आखिरी बार केयरफुली पूछा, तुम मुझसे अब यह मत कहना कि तुम दोनों के बीच में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है? इन सब चीजों में जल्दबाजी नहीं की जा सकती दादी माँ, और हमारी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। तो उसे प्रपोज करो ना, रोका किसने है तुम्हें? प्रपोज करो और शादी कर लो। रणविजय जो पानी पी रहा था, उसने धीरे से ऊपर देखा और अपनी डिप और थोड़ी कंफ्यूज आवाज में बोला, प्रपोज? वैदेही जी ने ये सुनकर अपनी आंखें रोल की और सोचा, जिद्दी और रोमांटिक और बेवकूफ नालायक है उनका पोता। तुम उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो और तुम्हें ये भी नहीं पता? अब तुम मुझसे यह मत कहना कि तुमने आज तक उसे कोई गिफ्ट नहीं दिया। रणविजय की भौहें आपस में सिको गई और उसने कहा, मुझे नहीं लगता कि मैंने दिया है। अगर वैदेही को डर नहीं होता कि उसे मारने से उनके हाथ में ही दर्द होने लगेगा तो वो अभी रणविजय को 2 थप्पड़ लगा चुकी होती। क्या क्लूलेस और नालायक पोता है उनका? क्या तुम कभी उसे डेट पर बाहर लेकर गए हो? ये सुनकर रणविजय कुछ सेकंड के लिए पोज हुआ और फिर ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं। वैदेही जी को ऐसा लगा जैसे वो गुस्से के मारे बेहोश हो जाएगी और नीचे की तरफ पॉइंट करते हुए उन्होंने गुस्से में कहा, अगर मैं कशिश की जगह होती तो तुम्हें बहुत पहले छोड़कर जा चुकी होती। शादी की बात करना तो दूर की बात है। नालायक, अनरोमांटिक, बेवकूफ। रणविजय का चेहरा कोल्ड होने लगा, मगर वैदेही जी की बातों से ऐसा लग रहा था कि जो उन्होंने कहा है वो लवर्स के बीच की सबसे नॉर्मल चीजें हैं, और अब उसे समझ में आ गया था कि शायद उसने बेसिक थिंग्स भी नहीं की है एक रिलेशनशिप की।
कौन सी लड़की होती है जिसे एक रोमांटिक पार्टनर और रोमांस अच्छा नहीं लगता है? तुम सर दर्द बढ़ा दोगे मेरा। वैदेही जी ने अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश की और चाय का कप टेबल पर तेजी से रखा। वही रणविजय पीछे सोफे पर झुके हुए गिरी हुई चाय को टेबल पर देख रहा था और उसके एक्सप्रेशन धीरे धीरे सीरियस होने लगे थे। वहीं वैदेही जी ने हेल्पलेसली एक गहरी सांस ली। वो ओरिजिनली मदद करना चाहती थी, लेकिन अब उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो शुरू कहां से करें। हे भगवान, पता नहीं मुझे मेरा पर पोता है या फिर पर पोती कब मिलेगी। कशिश कुछ वक्त बाद किचन से आए, तभी उसे वैदेही जी की बात सुनाई दी। वैसे ये तेरा नालायक भाई निर्भय कहाँ है और वो कर क्या रहा है? सिर्फ अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है ना उसने शादी की और ना ही बच्चे हुए। ये सुनकर कशिश ने सिंपैथी की नजरों से रणविजय की तरफ देखा। ऐसा लगता है कि उसकी दादी माँ बहुत ही ज्यादा बेसब्री से अपने पर पोते और पर पोती का इंतजार कर रही है। लीला आंटी ने कशिश को किचन से बाहर निकाल दिया था, इसलिए कशिश आखिर में बस एक फ्रूट प्लेटर लेकर लिविंग रूम में आई। वैदेही जी ने कशिश का हाथ पकड़ा और उसकी तरफ चिंता से देखते हुए कहा, कशिश तुम कुछ ज्यादा ही हार्ड वर्क करती हो। कशिश में ना में सर हिलाया और अपनी नजर उठाकर रणविजय की तरफ देखा। वो अभी उसकी तरफ देख रहा था और शायद वो कुछ सोच रहा था। उसका अटेंशन कंप्लीटली उसके ऊपर था। कशिश को तो ये भी डाउट था कि उसने अपनी दादी माँ की अभी की बात सुनी भी या फिर नहीं। इस मूवमेंट पर लीला आंटी फोन के साथ वहां आते हुए मुस्कुराकर बोली, मैम निर्भय बाबा है लाइन पर। ओ, वो छोटा शैतान, आखिरकार उसे याद आ ही गया कि उसकी कोई दादी माँ भी है। लीला आंटी हल्के से मुस्कुराई और वो फोन वैदेही जी को दे दिया। हाँ बोलो बच्चे, तुम्हें मुझे कुछ बताना था। ये सुनकर दूसरी तरफ से एक धीमी हंसी की आवाज आई और फिर एक लड़के की चार्मिंग आवाज, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सुनकर वैदेही ने अपनी आंखें रोल करते हुए कहा, छोटे शैतान कहीं के, क्या बात है? ऑफ कोर्स, मैंने इसलिए फोन किया है क्योंकि मैं आपको मिस कर रहा हूँ। भले ही वैदेही जी गुस्सा होने का नाटक कर रही थी, मगर अपने छोटे पोते का फोन आने से ऑलरेडी उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई थी। तुम्हें सचमुच पता है ना कि मीठी मीठी बातों में कैसे लोगों को फंसाना है? शैतान कहीं के, तुम मुझसे मिलने कब आ रहे हो? दूसरी तरफ से निर्भय की हंसी की आवाज फिर से सुनाई दी और उसने कहा, शांत हो जाए दादी माँ, एक बार मेरा यहाँ का काम खत्म हो जाए तो मैं आपसे मिलने आऊंगा और आपके लिए एक बड़ा सा सरप्राइज लेकर आऊंगा। ये सुनते ही वैदेही जी की आंखें चमकने लगी और उन्होंने कहा, कौन सा सरप्राइज? क्या इसका मतलब है कि मैं जल्दी ही पर दादी बनने वाली हूँ? तुम मेरे लिए पर पोता या फिर पर पोती लेकर आओगे या फिर तुमने शादी कर ली है और मेरे लिए बहू लेकर आओगे? ये सुनते ही दूसरी तरफ फोन के काफी देर तक शांति फैली रही और फिर जवाब आया, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ये सुनते ही वैदेही की का चेहरा तुरंत डार्क हो गया और वहीं कुछ गलत होने का एहसास होते हुए निर्भय तुरंत बोला, दादी माँ पहले मेरे भाई की शादी और बच्चे हो जाने दीजिए। अगर मेरी शादी पहले हो गई तो ये फेयर नहीं होगा, है ना? ये किस तरह का लॉजिक हुआ? अगर वो कभी जिंदगी में शादी नहीं करेगा और उसके कभी बच्चे नहीं होंगे तो तुम भी शादी नहीं करोगे और तुम्हारा बच्चे नहीं होंगे। तुम दोनों भाई ना मुझे सर दर्द दे दोगे। दादी माँ, मैं कुछ दिनों में आपसे मिलने आने वाला हूँ, चिंता मत कीजिए। मैं अपने भाई को कुछ समझाऊंगा और कहूंगा कि वह आपको ढेर सारे पर पोता और पर पोती दे दे। मुझे काम है, मैं बहुत बिजी हूँ, बाय बाय। ढेर सारे पर पोता और पर पोती, तुम किस काम में बिजी हो छोटे शैतान कहीं के? रुको मैं तुम्हें बताती हूँ। निर्भय बहुत ही जल्दी बोला था और वैदेही ज्यादा कुछ बोल पाती उसे पहले ही कॉल कट कर दिया। वैदेही ने गुस्से में फोन लीला आंटी को देते हुए मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा होता है कि यह मुझे कॉल नहीं करता, इसे बस मुझे परेशान करना ही आता है। लीला आंटी ने फोन पकड़ लिया और हेल्पलेसली मुस्कुराई और बोली, मैडम आप हर बार उनका कॉल आने पर यही टॉपिक उठा देती है, शायद उन्हें डर लग रहा हो। डर लग रहा हो तो उसे जल्दी करनी चाहिए और मुझे एक पर पोता दे देना चाहिए। वैदेही जी मुंह बनाते हुए बोली, लेकिन अब वो पहले की तरह गुस्से में नहीं नजर आ रही थी।
वही कशिश जो साइड में बैठी हुई थी वो थोड़ा बेचैन फील कर रही थी। उसे पता था कि वैदेही जी को कितना इच्छा है पर पोता और पर पोती की, और वो उससे भी पहले दिन से यही उम्मीद करती है जब से उससे मिला है। तो क्या वैदेही जी की नजरों में वो और रणविजय सचमुच काफी ज्यादा वक्त ले रहे हैं? ठीक उसी वक्त रणविजय को एक अनएक्सपेक्टेड कॉल आया और वो बात करने के लिए थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। CH92 वैदेही जी ने कशिश को समझाया। अब तक आपने पढ़ा कि जहां कियारा कशिश से फिर से कुछ ये छीनने की प्लानिंग कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ कशिश रणविजय की दादी मां से मिलने पहुंचती है। अब आगे रणविजय को ठीक उसी वक्त एक कॉल आया और वो उसे उठाने के लिए बाहर चला गया, और उसे जाता हुआ देखकर वैदेही जी ने कशिश को देखा और एक गहरी सांस छोड़ते हुए उससे पूछा, कशिश तुम्हें रणविजय को लेकर क्या लगता है? कशिश ने अपनी पीठ थोड़ी सी सीधी कर ली और कहा, वो एक बहुत अच्छा इंसान है दादी माँ। वैदेही जी ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, मैं देख सकती हूँ कि वह तुम्हें बहुत पसंद करता है। वह ऐसा इंसान नहीं है जो लोगों को अपने मामले में दखल देने दे, या फिर वह बेवकूफ नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो वह खुद डिसाइड नहीं कर सकता। तुम्हें पता है कि रावत परिवार एक बहुत ही बड़ा बिजनेस परिवार है और इसके अंदर के रिश्ते थोड़े बहुत उलझे हुए हैं और बहुत कुछ चल रहा है, और रावत परिवार का सबसे बड़ा बेटा होने के नाते वह हमेशा ही फ्यूचर वारिस रहा है और उसने कभी भी हमें निराश नहीं किया है और बचपन से ही रिस्पॉन्सिबल और रिजर्व इंसान बन गया, जो अब उसकी पर्सनैलिटी बन चुकी है। मैंने उसे अपनी आंखों के सामने बड़े होते हुए देखा है, लेकिन उसकी रियल फीलिंग्स सिर्फ वही समझ सकता है। इतना कहकर वैदेही जी कुछ सेकंड के लिए रुकी। उनके चेहरे पर जो ममता दिखाई दे रही थी वह धीरे धीरे एक इंटेंस हेवीनेस में बदलने लगी। मैं अपने पोते को ऐसा इंसान बनते हुए नहीं देखना चाहती जो बस परिवार और बिजनेस के लिए काम करे। उसका भी हक है कि वह दुनिया की सारी फीलिंग्स और सारी खुशियों को एंजॉय करे। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसके साथ हम पैदा हुए होते हैं, राइट? भले ही उसे थोड़ा दर्द मिले, खुशी मिले या फिर तकलीफ हो, मगर यह भी उसका हक है, राइट? कशिश ने अपना सर हल्का सा टिल्ट किया और दूसरी तरफ थोड़ी दूरी पर खड़े आदमी को देखा जो फोन कॉल में बिजी था, और कई सारे इमोशंस उसे अपने दिल में महसूस होने लगे। सब लोग उसकी ऊपर से चमकते हुए परत को देखते थे, मगर कोई भी यह नहीं जानता था कि उसने ये चमक किन चीजों से होकर गुजरने के बाद हासिल की है। कुछ वक्त उसे भी ये लगता था कि रणविजय दुनिया में सबसे ज्यादा बेस्ट है। वह हमेशा ही एक परफेक्ट डेमोनोर और एटीट्यूड मेंटेन करता था, एक शांत और कंपोज्ड लुक जो ये दिखाने के लिए काफी था कि वह एक बहुत ही सेल्फ कंट्रोल वाला इंसान है। कशिश इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। वह फैमिली बिजनेस को बहुत ही अच्छे से चला रहा है और बिजनेस की दुनिया में सबसे आगे है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह जब बात फीलिंग्स की हो तब भी परफेक्ट ही होगा। तुम्हें उसे और भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। ये सुनकर कशिश ने अपने लिप्स बाइट करते हुए कहा, एक्चुअली वो मेरे साथ बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडिंग और अच्छा बिहेव करता है। अगर रणविजय का समझदार और डोमिनेंस नेचर नहीं होता तो उनका रिलेशनशिप आज जहां है वहां पहुंचा ही नहीं होता। उनके रिलेशनशिप में वही पैसिव वन है जो हमेशा पीछे छूट जाती है और ज्यादातर एफर्ट रणविजय ही करता है। वैदेही जी ने गहरी सांस छोड़ी और उनकी बातों में समझदारी साफ नजर आ रही थी। कशिश, तुम्हें कुछ मौकों का फायदा उठाना सीखना चाहिए। ये सुनकर कशिश के दिल ने एक धड़कन छोड़ दिया और ठीक उसी मोमेंट पर रणविजय ने फोन कट किया और अंदर आया और उसके बगल में आकर बैठ गया। रणविजय की जानी पहचानी खुशबू कशिश को महसूस हुई और उसके पावरफुल ऑरा को महसूस करके कशिश की दिल की धड़कन अपने आप बढ़ गई। अनजाने में उसने अपने सर नीचे झुका लिया और वह अपने शर्माते हुए चेहरे को छुपाने की कोशिश करने लगी। क्या हुआ?
रणविजय ने अपना सर झुकाकर उसकी तरफ देखा और उसकी डिप आवाज में एक यूनिक चार्म था और उसने अपना हाथ उसके फेहेड पर रखते हुए कहा, क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? कशिश ने उसकी तरफ का नर्वसली देखा और जल्दी से ना में सर हिलाते हुए बोली, नहीं, मैं ठीक हूँ। एक हल्की सी शर्म की लाली उसके चेहरे पर थी, उसकी आंखें उम्मीद से चमक रही थी और एक लड़की की जेंटलनेस को दिखा रही थी। रणविजय का हाथ उसके चेहरे पर पॉज हो गया और फिर उसने बहुत ही शांति से पीछे हटा लिया और उसके बगल में रखे हुए स्लाइस फ्रूट को उठाते हुए कशिश को दिया। कशिश ने वह फ्रूट लिया और अपने मुंह में रख लिया। वह पाइनएप्पल था जिस पर नमक छिड़का हुआ था, जो काफी स्वीट और जुशी लग रहा था। रणविजय बहुत ही कूल तरीके से उसके बगल में बैठा हुआ था और उसके लंबे पर क्रॉस थे। उसे फ्रूट देने के बाद उसने अपना सर हल्का सा साइड किया और उसे धीरे धीरे फ्रूट खाते हुए देखना लगा और कैजुअली पूछा, क्या यह अच्छा है? कशिश ने अनकॉन्शियसली अपने लिप्स को लिक किया और हाँ में सर हिलाते हुए बोली, हाँ, काफी अच्छा है, क्या तुम ट्राई करना चाहोगे? रणविजय ने ना में सर हिलाया और उसकी आवाज सॉफ्ट और लो थी, तुम खाओ। वही लीला आंटी जो बगल में खड़ी थी, उन्होंने गहरी सांस छोड़ते हुए याद दिलाया, मिस कशिश, रणविजय सर को ज्यादा स्वीट्स और मीठी चीजें अच्छी नहीं लगती। ये सुनते ही कशिश पोज हो गई और उसने मुड़कर रणविजय की तरफ देखा और वही रणविजय उसके चमकते हुए मॉइस्ट लिप्स को देख रहा था। उसकी आंखें ब्राइट थी और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी जब उसने कहा, वैसे ऐसी बात नहीं है, मैं बस कुछ स्वीट्स को लेकर थोड़ा सा पिकी हूँ। ये सुनकर लीला आंटी ने कंफ्यूजन में रणविजय की तरफ देखा, क्या उसे हमेशा से ही मीठी चीजों से नफरत नहीं है? वो खाने में स्वीट कब से पसंद करने लगा? डिनर करने के बाद कशिश टेबल क्लियर करने में मदद करना चाहती थी जब एक सर्वेंट उसके पास दौड़ते हुए आया और उसे बताया कि उसका फोन नॉनस्टॉप बजे जा रहा है। वो कमरा में पानी ही रखने गया था तो उसने देखा कि कशिश का फोन लगातार बज रहा है, इसलिए वो जल्दी जल्दी में यहाँ आया उसे ये बताने के लिए। इनफैक्ट कल रात से ही हर्ष उसके फोन पर कॉल कर मैसेज की बाढ़ लाए हुए था। कशिश उसे इग्नोर कर रही थी मगर उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह इतना जिद्दी होगा। लेकिन इस बार कशिश ने जब कॉलर आईडी चेक की तो वह हर्ष नहीं बल्कि इस बार नीलेश सक्सेना का फोन था, उसका सो कॉल्ड बायोलॉजिकल फादर। अब क्या मुसीबत आएंगी? कशिश ने अपनी आंखें छोटी कर ली और अपना फोन लेते हुए लिविंग रूम में साइड में जाते हुए कॉल उठाया। क्या बात है? उसकी आवाज फ्लैट और बिल्कुल ठंडी थी। घटिया लड़की, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपने फादर से इस तरह बात करो? रिसीवर से तुरंत नीलेश सक्सेना के गुस्से भरी आवाज सुनाई थी। फादर? हाँ, आप बस कियारा के फादर हैं। बेशर्म लड़की, तुम सचमुच बहुत ही अनग्रेटफुल हो। कुछ भी क्यों ना हो जाए, कियारा तुम्हारी बहन है। तुम बार बार उसे हट करती रहती हो, परेशान करती रहती हो। इस बार तुमने उसे घुटनों के बल बैठकर पब्लिकली माफी मांगने के लिए भी मजबूर किया। क्या तुम्हें नहीं पता कि वह अब एक पब्लिक फिगर है? क्या इतने दिनों में जो तुमने उसके साथ किया वह काफी नहीं था? जो तुमने उसकी रेपुटेशन बर्बाद करने की कोशिश की? कशिश की पकड़ उसके फोन पर टाइट हो गई और एक हाथ अपने फोरहेड पर रखे हुए वह कड़वाहट से हंसते हुए बोली, जो बोओगे वही तो काटोगे। अब जब वो मुसीबत में है तो भी सबको उसी पर दया आएगी। क्या आप लोगों को उसका वह झूठा नाटक देख देख कर गुस्सा नहीं आता है हर रोज? ये सब तुम्हारी गलती है। कशिश की नजरें कोल्ड हो गई और वह अपना पेशेंस लूज करती जा रही थी। मेन पॉइंट पर आइए वरना मैं कॉल कट कर रही हूं। तुम हिम्मत करके देखो, अभी के अभी घर आओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। नीलेश सक्सेना को डर था कि कशिश सच में फोन कट कर देगी, इसलिए उसने एक मशीन गन की तरह अपनी बातें उस पर शूट कर दी। कशिश ने अपनी आईब्रो उठाई और 2 सेकंड के पोज के बाद बोली, फाइन, मैं बाद में आ जाऊंगी। इसके बाद उसने कॉल कट कर दिया। उसके बाद नीलेश सक्सेना ने जो कुछ भी कहा उसने एक भी शब्द नहीं सुना। उसने अपना फोन साइड में रखा और उसकी आंखों में इंडिफरेंस और तकलीफ साफ नजर आ रही थी। वही लिविंग रूम में रणविजय उसके पास आया और उसे देखते हुए बोला, क्या बात है? कुछ प्रॉब्लम है?
कशिश ने ना में सर हिलाया और कुछ सेकंड के बाद उसने कहा, सक्सेना परिवार की तरफ से कॉल आया था और वो लोग अभी इसी वक्त मुझे घर बुला रहे हैं। रणविजय की भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसने पूछा, तुम मान गई? हाँ। कशिश काउच के पास गई और उसने अपना फोन बैग में रखा और कॉफी टेबल से ग्लास उठाकर पानी पीते हुए रणविजय की तरफ से देखते हुए सॉफ्टली पूछा, क्या दादी माँ सोने चली गई? हाँ। अपना ग्लास नीचे रखते हुए कशिश रणविजय के पास गई और उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे भी थोड़ी थकावट हो रही है, मेरे लिए भी एक रूम तैयार करवा दो, मुझे भी थोड़ी देर आराम करना है। ये सुनकर रणविजय की आंखों में हैरानी दिखाई दी और उसने पूछा, तुम जा नहीं रही हो? बस, उसने अपने लिप्स दबाते हुए कहा, वो लोग मुझे बहुत अच्छे से पता है कि किसी अच्छे कारण से तो मुझे कॉल कर नहीं रहे होंगे, फिर से उन्हें मुझे परेशान करना होगा, तो उन्हें इंतजार करने दो। ये सुनकर रणविजय मुस्कुराया और अपने हाथ आगे बढ़ाया उसका हाथ पकड़ने के लिए। कशिश ने तुरंत मुड़ के पीछे देखा, सारे सर्वेंट चुपचाप साफ सफाई कर रहे थे और उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें रूम में ले जा रहा हूँ आराम करने के लिए। कशिश उसे फॉलो करने लगी, यह सोचते हुए कि शायद गेस्ट रूम ऊपर की तरफ होगा, लेकिन जैसे जैसे वह लोग रूम के नजदीकी जाने लगे उसे वह रास्ता काफी ज्यादा जाना पहचाना लगने लगा और हर बढ़ते कदम के साथ कशिश के पैर भारी जैसे होने लगे। जब वह उस रूम की दरवाजे के बाहर पहुंचे और उसने रणविजय को दरवाजा खोलते हुए देखा तो अचानक उसे यहां से भागने का मन होने लगा और इस वक्त जैसा कि उसने सोचा था ऑलमोस्ट तुरंत वहां से जाने के लिए मुड़ने लगी, लेकिन अचानक से रणविजय ने उसे उठा लिया और रूम के अंदर ले गया। रणविजय, कशिश ने हैरानी में कहा और उसके दोनों हाथ अपने आप रणविजय के कंधों के ऊपर चले गए। रणविजय ने उसे बेड पर लेटाया, उसके दोनों हाथ उसकी दोनों साइड पर थे और उसने उसे अपनी चेस्ट के नीचे दबाए हुआ था। यहाँ सो जाओ, ओके। कशिश का चेहरा लाल हो गया, उसका एक हाथ बेड पर था और दूसरा रणविजय के कंधे पर, मगर उसके पास वक्त नहीं था उसे वापस खींचने का, मगर कशिश थोड़ा परेशान नजर आ रही थी। क्या बात है? उसका हैंडसम चेहरा कशिश के काफी नजदीक था, भले ही उसके एक्सप्रेशन होमलेस नजर आ रहे थे लेकिन वह इरेजिस्टिबल था। कशिश का चेहरा और भी लाल होने लगा, उसने धीरे में कहा, तुम्हारा रूम? ये थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा मेरे लिए। कशिश को बहुत अच्छे से याद था जब वो पहली बार वैदेही जी उसे यहाँ लेकर आ रही थी आराम करने के लिए, उसने रणविजय का बाथरूम यूज किया, उसका बाथरोब पहना और उस छोटे से इंसिडेंट की वजह से उसके नीचे इस बेड पर वो लोग अजीब पोजीशन में थे। और तुम्हें ऐसा क्यों फील हो रहा है? रणविजय ने पूछा तो कशिश ने अपना मुंह टाइटली बंद कर लिया और जवाब नहीं दिया। अच्छा होगा कि वो एम्बैरेसिंग मैटर को ना ही बोला जाए तो। और अगर मैं भी यही सोच जाऊं तो? रणविजय ने एक आईब्रो उठाई मगर वह कुछ कह पाता उससे पहले ही एक क्लिक की आवाज सुनाई दी। दोनों ने पीछे मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा और कुछ सेकंड के लिए पोज हो गए और फिर मुड़कर एक दूसरे की तरफ देखा। 2 सेकंड के बाद रणविजय ने डेविल स्माइल के साथ कहा, लगता है अब हम यहां से नहीं जा सकते। कशिश ने एक गहरी सांस ली, वह दादी माँ के बारे में कैसे भूल सकती है? मगर मैं यहां से जाने वाला नहीं हूं। रणविजय ने अपना सर नीचे झुकाया और उसके पैर को पकड़ लिया और वही कशिश ने ऑलमोस्ट तुरंत अपना पैर पीछे खींचने की कोशिश की। उसे उसके टच से डर नहीं लगता था, वह जानती थी कि वह क्या करने वाला है। वही रणविजय घुटनों के बल बैठा और उसके शूज निकालने लगा जो कशिश के लिए कुछ ज्यादा ही था, इसलिए वह अपने पैर पीछे खींच रही थी, मगर रणविजय ने अपनी पकड़ उसके पैर पर मजबूत कर दी और उसे पीछे जाने से रोकते हुए जेटली उसके शूज को उतार कर साइड में रखा और खड़े होते हुए उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया और फिर उसकी नजर के सामने ही जाकर उसके बगल में लेट गया। कशिश टेंस थी, मगर रणविजय ने उसका सर पकड़ा और अपना हाथ उसकी गर्दन के नीचे करते हुए उसका सर अपने हाथ पर रख दिया और उसे अपने गले लगा लिया। रणविजय की जानी पहचानी खुशबू ने तुरंत कशिश को घेर लिया। कशिश ने लाइटली अपने हाथों को रणविजय के चेस्ट पर रख दिया। उसकी चेस्ट बहुत ही सख्त और वार्म थी, वह अपने हाथों के जरिए उसकी हार्ट बीट को फील कर सकती थी।
ठीक उसी वक्त रणविजय ने उसके सर पर हल्का सा किस किया और अपनी डिप आवाज में बोला, सो जाओ। कशिश ने पलके झपकाए और अपने हाथों की तरफ देखने लगी, हैरानी में कि वह उसकी आवाज को भी फील कर सकती है। जब वह बोला तो रिजोनेंस की वजह से उसकी आवाज और चेस्ट उसके हाथों के साथ वाइब्रेट हुए। हाँ, उसने सॉफ्टली जवाब दिया और उसके बाल रणविजय के हाथों पर थे और उसने हाँ में सर हिलाया। उसका दिल बिल्कुल एक ड्रम की तरह बजे जा रहा था। कशिश ने अपनी आंखें बंद की मगर उसकी हार्टबीट अभी भी जगी हुई थी। पूरे रूम में शांति फैली हुई थी और वह फील कर सकती थी कि रणविजय क्लियरली उसकी हार्टबीट सुन पा रहा है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी धीरे धीरे टेंस होने लगी। सो नहीं पा रही हो? रणविजय की डिप आवाज कशिश को अपने ऊपर से सुनाई दी, जिसकी वजह से वह भी ज्यादा टेंस हो गई। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए।